अश्विनी वैष्णव जी का स्वागत है। रेल मंत्री, आईटी मंत्री और अब जुड़ गया है सूचना और प्रसारण मंत्री भी। हम लोगों के लिए काफी जरूरी होता है सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी सर। लेकिन शुरुआत हम रेल से ही करना चाहेंगे। मुझे याद है 2021 में एक घटना हुई थी सिकंदराबाद सेक्शन में कि 2 इंजन चले जा रहे थे। एक इंजन के सबसे आगे खड़े थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दूसरी इंजन के ठीक सामने खड़े थे मेरे ख्याल से रेलवे के चेयरमैन रेलवे बोर्ड। अश्विनी सर, वो ट्रेनें टकराने वाली थी लेकिन कवच की टेस्टिंग थी। वो जरा भी डर नहीं था क्योंकि पहली बार टेस्टिंग हो रही थी कि इंजन कहीं टकरा ना जाए। क्या अनुभव थे सर उसके आपके? अमिताभ जी, पहले तो आपको धन्यवाद। और जितने कागज आपके हाथ में दिख रहे हैं, मुझे लगता है आज आप यूपीएससी का इंटरव्यू लेने वाले हो। सर आप आईआईटी पास हो, हमें तो इतनी तैयारी आपने कर रखी है, मुझे चिंता हो रही है अभी। आपने जिस विषय से आज का डिस्कशन चालू किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन दुनिया में करीब करीब सभी बड़े रेलवे सिस्टम्स ने, सभी देशों ने करीब 1970s में, 1980s में लगाना चालू किया था और 1990s में आते आते करीब करीब सभी रेलवेज ने अपने सिस्टम में, नेटवर्क में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन लगा दिया था। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने 58 साल देश में राज किया, उन लोगों ने रेलवे की सेफ्टी के ऊपर इतना ध्यान कभी नहीं दिया जितना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ होते ही एटीपी का डेवलपमेंट चालू किया। 2016 में डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, 19 में सर्टिफिकेशन मिला और 21 तक कई ट्रायल्स हुए, मतलब ट्रायल इंस्टॉलेशंस हुए और 2022 से इसके बड़े लेवल पे इंस्टॉलेशन चालू हुआ कवच का। और अभी 17 जुलाई 2024 को इसका वर्जन 4.0 कंप्लीट इसका फाइनली डेवलप हुआ और अब बड़े लार्ज स्केल पे अपन इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी 10,000 लोकोमोटिव्स पे एक साथ लगाएंगे और 9,000 किलोमीटर पे एक साथ देश भर में कवच का इंस्टॉलेशन होगा। और ये एक सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का एक सबको प्रेरणा दी और जो अपने इंजीनियर्स पे कॉन्फिडेंस दिखाया, अपने भारत के टैलेंट पे कॉन्फिडेंस दिखाया, वो इस बात को दर्शाता है। कवच उस सेल्फ डेवलपमेंट का, उसी आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अश्विनी जी, इसमें एक सवाल और उठता है कि कवच, काफी ट्रेन एक्सीडेंट्स इधर कुछ दिनों में बढ़े हैं और काफी उसको हाइप भी किया जा रहा है। पूरे देश में ये कब तक लागू हो जाएगा? क्योंकि अब विंटर्स भी आ रहे हैं, फॉग भी बढ़ेगा। कवच का इंस्टॉलेशन पूरे देश भर में करीब 5 से 6 वर्षों में कंप्लीट करेंगे। अगर हम बाकी दुनिया की जर्नी देखें तो ज्यादातर देशों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी को लगाने में, जिनके नेटवर्क हमसे आधे हैं, आधे से भी कम है, उन लोगों ने करीब करीब 15 से 25 साल लगाए टोटल। लेकिन मोदी जी के सरकार में काम की गति एक अलग लेवल पे होती है, तो अपने 5 से 6 वर्षों के अंदर पूरे देश भर में कंप्लीट करेंगे। सर, मैं आपने जो एक और अभी रिमार्क किया उसके ऊपर भी कहना चाहूंगा। आज से 10 साल पहले ऑन एन एवरेज 171 एक्सीडेंट्स साल के होते थे। विद ऑल द एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन, आज दैट नंबर हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली टू अराउंड 40 पर ईयर, यानी सब्सटैंशियल रिडक्शन है फ्रॉम 171 टू 40। लेकिन फिर भी दिन रात मेहनत करके एक भी इंसिडेंट के उसके रूट कॉज पे जाके उसमें स्ट्रक्चरल चेंज करना, उसमें प्रोसीजरल चेंज करना, ट्रेनिंग के नए मेथड्स निकालना, इन सब चीजों पे इतना फोकस है कि बहुत जल्दी ये जो 171 से 40 पे आए, इस 40 को भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देंगे। अश्विनी जी, रेल एक्सीडेंट्स की संख्या तो बहुत बढ़ी है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर आप काफी आ गए हैं। बार बार एक्सीडेंट वाला रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं आपको, तो क्या कवच आप अपने ऊपर भी लगा रहे हो जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर काम आगे बढ़ते रहे? हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और हम लोगों ने ये जो जर्नी अपनाई है, ये भारत को एक समृद्ध देश बनाने की जर्नी है। ये एक संकल्प है कि भारत को एक सशक्त, समृद्ध सोसाइटी को समरस, ये हम लोगों का विचार है। इस विचार की
इस विचार की ये यात्रा है, तो विपक्ष विपक्ष का काम करेगा, लेकिन हम हर विषय में, हर इंसिडेंट के रूट कॉज में जाके डिटेल में उसका एनालिसिस करके सुधार के, स्ट्रक्चरल चेंज करना हो, टेक्नोलॉजी चेंज करनी हो, ट्रेनिंग चेंज करनी हो, प्रोसेस चेंज करना हो, हर विषय पे बारीकी से ध्यान देके सिस्टम को इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं। अश्विनी जी, लेकिन आप फोकस तो कर रहे हो, लेकिन नेता विपक्ष जो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है वो विदेश जाते हैं और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहाँ की जो बातें उनको जिस तरह से उठाते हैं, आपको सूचना प्रसारण मंत्री, आपको लगता नहीं एक गलत नैरेटिव साबित होता है विदेश जाकर? नेता विपक्ष को ये भी याद रखना चाहिए कि कितने साल उनके परिवार ने इस देश पे राज किया और उस समय में उन्होंने क्या किया, वो भी याद रखना चाहिए। लेकिन विदेश जाकर ये प्राइवेट विजिट होता है, नेता विपक्ष जाते हैं, या फिर सरकारी विजिट होता है? मेरा ये मानना है कि जो भी भारत से बाहर जाता है, भारत का नागरिक, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साधारण नागरिक हो, चाहे बिजनेसमैन हो, वो भारत का एम्बेसडर है। उसे भारत के बारे में क्या कहना है, बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी के साथ भारत की जो विश्व में आज इस आकांक्षी भारत की जो विश्व में नई पहचान बनी है, वो याद रखनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम विदेश में जाते हैं जब, तब भारत के एम्बेसडर के तौर पे जाते हैं, इस प्राचीन संस्कृति का, इस आधुनिक देश का, और ये इतनी बड़ी जनसंख्या के सपनों को याद रख के बात करनी चाहिए। अश्विनी जी, इसी पर मैं ट्रैक बनाना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि काफी ट्रेनों की डिरेलमेंट हुई है, पटरियों से उतरी हैं ट्रेनें, कहीं पे पत्थर मिल रहा है, कहीं पे पटरियों पे सिलेंडर मिल रहा है। क्या कोई साबोटाज देखते हैं आप? क्योंकि कई मसले एनआईए को भी हवाले किए गए हैं। क्या कोई साबोटाज है, डेलिबरेट अटेम्प्ट है, या कोई बाहरी साजिश है? जो भी ऐसी प्रयास कर रहे हैं उनको मैं स्पष्ट भाव से चेतावनी देना चाहूंगा कि एक एक को पकड़ेंगे, एक एक के पीछे जाएंगे, और किसी भी हालत में जो 2 करोड़ यात्री देश के डेली रेलवे में यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी के साथ हम लोग करेंगे, और किसी भी हालत में किसी को भी इस सुरक्षा के साथ खेलने नहीं देंगे। लगता कहीं साबोटाज है? मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। मेरा मानना है कि हमें इतना चौकन्ना रहना होता है, इतना चौकन्ना रहना है कि कोई भी कितने भी प्रयास करे, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और हमारे यात्रियों को सुरक्षित रख सकें। सर, आप पिछले दिनों आप बेंगलोर गए थे और वंदे भारत स्लीपर कोचेज का आपने उद्घाटन भी किया था। कब तक जुड़ेंगी सर ये आधुनिक कोचेज हमारे रेल में? आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे में टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वंदे भारत चेयर कार आई पहले, उसके बाद में वंदे भारत की स्लीपर बनी है, और एक 2 नजदीक के शहरों में ट्रेवल करने के लिए भी एक वंदे भारत की एक नया वर्जन बना है। तो जैसे रैपिड रेल मेरठ से दिल्ली की है, वैसी ही। तो ये प्रधानमंत्री जी का रेलवे में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना, इलेक्ट्रिफिकेशन, नए ट्रैक बनाना, नई ट्रेन्स बनाना, नए सेफ्टी के सिस्टम्स लाना, सॉफ्टवेयर नया लाना। एक अभी सुपर ऐप का काम चल रहा है जिसमें कि यात्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी फैसिलिटीज चाहिए, सारी फैसिलिटी एक सिंगल ऐप में आ जाएगी। तो ये सब चीजें एक ओवरऑल रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन का काम चल रहा है। उसी कड़ी में वंदे स्लीपर भी है, जिसका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन सब कंप्लीट हो गया है, और अब करीब 2 से 3 महीने उसकी टेस्टिंग होगी। और रेलवे टेस्टिंग भी बड़ी एक रिगरस टेस्टिंग करता है। उस टेस्टिंग के बाद में इसका इनॉग्रेशन होगा। और वंदे मेट्रो भी लॉन्च होने वाली है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में गांधीनगर से गांधी धाम और उसके आगे भुज, उसके एक्सटेंशन में, उसमें पहली जो रैपिड रेल की तरह 2 शहरों को, 2 नजदीक के शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन को लॉन्च करेंगे। इसका नाम भी कुछ रखा है आप लोगों ने? हाँ, जल्दी नाम आ जाएगा आपके साथ। अभी खुलासा नहीं होगा? और थोड़ा इंतजार कीजिए। चलो, प्रधानमंत्री जी के भाषण का हम लोग इंतजार करेंगे। एक आपके रेल मंत्रालय में आपके कमरे के बाहर एक बड़ी लंबी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है अश्विनी सर। उसमें जो चेनाब ब्रिज है जम्मू कश्मीर वाला, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल मार्वेल है। ये कैसे सपना पूरा किया, और कितना इंस्पिरेशन है ये आपके कमरे के बाहर लगा होना? मतलब ये आपको इंस्पायर कर रहा है? जरूर, चेनाब ब्रिज एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था,
और ये इसलिए विशेष चैलेंज था क्योंकि हिमालयन जियोलॉजी एक यंग जियोलॉजी है। हिमालयन माउंटेन्स यंग माउंटेन्स है। यंग माउंटेन्स होने का मतलब कि इतना सेटलमेंट नहीं हुआ है कि नीचे स्टोन्स, पत्थर, ग्रेनाइटिक रॉक आ जाए। अभी भी वहां पे काफी लूज लूज जियोलिथोग्राफी रहती है उसकी। तो उस चक्कर में आपने यूपीएससी की तैयारी की है, तो आपको जवाब मुझे टेक्निकली देने पड़ेंगे आज। तो इतना कॉम्प्लेक्स उसकी जियोलॉजी है कि उसमें बड़े सारे चैलेंजेस थे। जैसे ब्रिज की एंकरिंग कैसे होनी चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो करीब करीब 6-7 महीने उसकी एंकर की डिजाइन पर लगा। फिर उसके ब्रिज का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन अपने आप में जैसे समझिए आप 7 या 8 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग हो, वैसा उसका टोटल फाउंडेशन है। और कई उसमें नए इनोवेशन किए गए हैं, क्योंकि एक वो वैली में होने से क्या होता है कि जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब विंड वैली में से जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो उस कारण से वहां पे विंड का फोर्स भी बहुत है, अर्थक्वेक की जोन भी है, सीज्मिक एक्टिविटी भी है, और जो जियोलॉजी है वो भी काफी यूनिक है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उस ब्रिज को बनाना अपने देश के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी एक शान की बात है। अभी कल या परसों ही इंजीनियर्स डे था, तो मैं सारे देश के इंजीनियर्स को इस चीज के लिए सलाम भी करता हूँ। ट्रायल रन तो हो चुका है, ट्रायल रन तो उसका हो चुका है। हाँ, चिनाब ब्रिज का ट्रायल रन हो गया है। हम लोग उस पर यात्रा कर पाएंगे। कमिश्नर रेल सेफ्टी के इंस्पेक्शंस भी हो गए हैं। अभी टनल 1 में थोड़ा काम चल रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। उसमें टनल 1 का काम करीब करीब दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में श्रीनगर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही गाड़ी में जा सकेंगे। तो पब्लिक खुश है। अश्विनी जी, एक और सवाल है जो हम लोगों ने सालों पहले हम लोगों ने छात्र जीवन में फेस किया। स्लीपर जो कोचेज होते हैं या जनरल कोचेज होते हैं, 90 की कैपेसिटी है लेकिन 250 लोग घुसे रहते हैं। बाथरूम में भी लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं बाथरूम के दरवाजे पे। तो ये जो ट्रेनें बढ़ रही हैं, देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, ट्रेवलर्स बढ़ रहे हैं, लोगों की मूवमेंट बढ़ी है, इसको कैसे काबू में करेंगे कि लोगों को सहूलियत हो रेलवे में? बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। मैं 2-1 मिनट लूंगा इसको डिटेल में समझाने के लिए। अपने देश में 140 करोड़ की जनसंख्या और ट्रैवल का इतना डिमांड, उसके हिसाब से पिछले साल रेलवे ने 700 करोड़ लोगों को ट्रैवल कराया। 700 करोड़ लोगों को ट्रैवल का मतलब 140 करोड़ लोग अगर एक से ज्यादा बार जाते हैं तो उस हिसाब से नंबर ऑफ ट्रिप्स को मल्टीप्लाई करके कहा जाता है। अपने को इतनी रेलवे की कैपेसिटी बढ़ानी है देश में कि ये 700 करोड़ की ट्रैवल की संख्या 1000 करोड़ तक आ सके, यानी 1000 करोड़ लोग हर साल भारत में ट्रैवल कर सके, इतनी कैपेसिटी बढ़ानी है। और ये मोदी जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म में बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। नई पटरी बनाना, क्योंकि बिना पटरी के आप ट्रेन नहीं चला सकते। नई ट्रेन्स बनाना, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत है। नए जनरल कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग करना, और अभी आपको जानकर भी खुशी होगी, 2500 कोच, जनरल कोच मार्च तक एक्स्ट्रा बनेंगे, जो रेगुलर प्रोडक्शन था उसके ओवर एंड अबव। और अगले 2 साल के अंदर 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच बनेंगे, जिससे कि हर ट्रेन में ऑन एन एवरेज 4 जनरल कोच रहे, और कई ट्रेन्स में जो पॉपुलर ट्रेन्स हैं उसमें 6 जनरल कोच रहे। ये व्यवस्था देश भर में कर रहे हैं। साथ ही अमृत भारत ट्रेन्स का प्रोडक्शन जो पहले 2 जनवरी के महीने में लॉन्च हुई थी, उसके सारे एक्सपेरिमेंट, उसके इनोवेशन, उसके एक्सपीरियंस के बाद में अभी अक्टूबर से अमृत भारत ट्रेन का रेगुलर प्रोडक्शन होगा। वो पूरी की पूरी नॉन एसी ट्रेन है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, उसमें अच्छी फैसिलिटीज हैं। और उसमें 22 कोच में से 11 कोच स्लीपर, 11 कोच जनरल। तो एक साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति भी इतनी आसानी से 1000 किलोमीटर की यात्रा 400-450 रुपए में कर पाए, ये सपने के साथ आगे काम कर रहे हैं। अश्विनी जी, अगले महीने से मुझे लगता है फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, त्योहारों का मौसम, और आप जानते हो पूरे देश में कितनी रेलवे की दिल्ली से जाना हो, मुंबई से लौटना हो, हर प्रवासी वापस लौटने की कोशिश में लगा रहता है। क्या फिर ट्रेन में धक्का मुक्की होगी, आप लोग स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे,
या कुछ सुविधाएं ज्यादा देंगे? देखिए, सुविधाएं अगर आप देखें, आज से 10 साल पहले जो संख्याएं होती थी स्पेशल ट्रेन की, मिनिस्क्यूल नंबर होता था और एक तरीके से लोगों के मन में एक भावना थी कि क्यों रेलवे। हमने पिछले समय में आप देखोगे अभी जो मेजर फेस्टिवल रश किया, समर वाला रश एग्जाम खत्म होने के बाद में, इसमें करीब करीब 20,000 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई। उससे पहले जो छठ वाला रश था, छठ और दिवाली का, उसमें भी ऐतिहासिक तौर पे एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई। अभी महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो अभी गणपति उत्सव था, तो जहां एवरेज 200-250 ट्रेन पहले स्पेशल चलती थी, उसको पिछले साल 300 किया था और इस साल 340 स्पेशल ट्रेन चलाई, गणपति स्पेशल। तो पूरा प्रयास है कि जो आज के भारत की जो आकांक्षा है उसको जितना यथासंभव पूरा किया जाए। और जितनी भी ट्रेन चलाते हैं, आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी ट्रेन चलाते हैं उतना उसमें ऑक्यूपेंसी आ ही जाती है। तो बहुत जरूरी है कि ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। और ये मोदी जी की जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म में आप देखोगे कि रेलवे की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी। आप देखो अकेले लास्ट ईयर 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने थे। पूरा स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है, यानी एक देश के रेलवे नेटवर्क के बराबर एक साल में भारत ने नए रेलवे ट्रैक जोड़े। और उससे पिछले साल भी 5,200 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक जोड़े गए थे। आज भारत विश्व में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है लोकोमोटिव्स का, भारत में 1,200 लोकोमोटिव का। कोचेस 6,000-7,000 कोच हर साल प्रोडक्शन। तो हर जगह हर क्षेत्र में कैसे कैपेसिटी बढ़ानी है, उस पे इतना फोकस है ताकि इन 5 वर्षों में रेलवे का एक टोटली जो 10 वर्षों का मोमेंटम है, उस मोमेंटम के ऊपर बिल्ड करते हुए रेलवे का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो क्या वैगन्स, व्हील्स और वंदे भारत इंजन का हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे हम? अगले 3-1 वर्ष वैसे एक्सपोर्ट्स तो चालू हो गए हैं और वंदे भारत की बीच में इंक्वायरी मलेशिया से भी आई थी, चिले से भी आई थी। लेकिन अभी वंदे भारत को और 2 साल 3 साल तक भारत में और चला के उसमें और सुधार करके, अभी वर्जन 3 चल रहा है। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया वो वर्जन 3 है, आज भी कुछ लॉन्च होंगी। ये वर्जन 3 है। मुझे लगता है कि वर्जन 4 जो आएगा वो एक ऐसा होगा जिसमें एक्सपोर्ट के लेवल की सारी चीजें होंगी। तो वर्जन 4, वर्जन 5 को एक्सपोर्ट करेंगे। सर, एक और सेमीकंडक्टर के ऊपर ना पूछे तो यह अधूरा रह जाएगा आपका इंटरव्यू। सेमीकंडक्टर को लेकर काफी सरकार गंभीर है और पिछले 4 साल में काफी यत्न भी हुए हैं। 5वां संयंत्र लगाने की आप लोग प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के बाद ऐलान भी किया है। क्या हम लोगों को देरी हो गई और हम लोग कितना पकड़ पाएंगे बाकी दुनिया को? देखिए, 1962 में पहली बार प्रयास हुआ था सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में लगाने का। तब जिम्मेदारी दी थी, प्रयास भी हुए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फिर 1965, 67, 71 कई प्रयास हुए। 1980s में पहली बार एक छोटी लेबोरेटरी बन पाई चंडीगढ़ में। प्रयास उसके बाद में भी हुए, लेकिन आखिरकार सफलता मिली माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। और अब आज अपने 5 सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गए। कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है और एक अच्छी इसमें दुनिया भर में रिकॉग्निशन है कि ये प्रयास सफल हुआ। मैं आपको बताऊं, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, देश में अगर स्टील की इंडस्ट्री हो तो आप कई तरह की नई इंडस्ट्रीज लगा सकते हो। देश में अगर केमिकल की इंडस्ट्री हो तो आप कई तरह की नई इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज है। इनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आप एक चिप का प्लांट लगाते हो, उसके साथ बहुत सारे आपके पास मिलते हैं जो इस चिप को यूज करके इंडस्ट्रीज बनती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, सर्वर मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, कैमरा मैन्युफैक्चरिंग, टीवी मैन्युफैक्चरिंग, व्हाइट गुड्स में जो अपने घर में रेफ्रिजरेटर है, कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, नॉर्मल कार है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग चालू होती है जब आपके पास भारत में बनी हुई चिप होती है। तो ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। ये एक स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उन सब को ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री को अपने को डेवलप करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक इसमें लंबी जर्नी का टारगेट दिया है
और पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने का फोकस रखा है। तो एक सेटिस्फेक्शन है कि देश ने जो 1962 से सोचा था वो फाइनली मोदी जी की प्रधानमंत्रित्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सफल हो पाया। अश्विनी सर, एक आध पॉलिटिकल सवाल तो लेना बनता है। मध्य प्रदेश में जब हमें लग रहा था विधानसभा चुनाव पूरी जनता कह रही थी हार जाएगी बीजेपी, उस समय भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को वहां लगाया गया था चुनाव के 2 महीने पहले, और रिजल्ट ऐसे हुए कि लोगों को भी, बीजेपी को भी लगता उतनी उम्मीद नहीं थी कि 160 सीटें से ज्यादा आ जाएगी। अब महाराष्ट्र में भी वही चर्चा हो रही है कि हालत बुरी है, और वही जोड़ी एक बार फिर महाराष्ट्र में है। क्या उम्मीदें लग रही हैं? कितना मेहनत चल रहा है? महाराष्ट्र में बहुत परिस्थितियां एक ऐसे लेवल पे जा रही है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की महायुति को विजय प्राप्त होगी, और कार्यकर्ता जिस दिन तय कर लेते हैं उस दिन जीत होती है। नेतृत्व बहुत सुदृढ़ है आज भारत के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। इस सुदृढ़ नेतृत्व, डिसाइसिव नेतृत्व और कर्मठ कार्यकर्ताओं की ये पार्टी देश को एक समृद्ध भारत बनाने के जो सपने के साथ, एक सशक्त भारत बनाने के सपने के साथ जो हम लोग चल रहे हैं, वो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में सफल होंगे। वो संकल्प पूरा होगा। महाराष्ट्र में सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। अश्विनी जी, जाते जाते एक सवाल, आप एविड रीडर माने जाते हैं, जब से हम आपको जानते हैं आप काफी पढ़ते हैं किताबों को, लेकिन एक चीज मुझे और चीज है कि जब भी आप एक किताब लेकर बैठते हो 2 बोतल पानी आप रख लेते हो, और जब पानी दोनों बोतल खत्म हो जाती है आपकी किताब ही खत्म हो जाती है। वो थोड़ी फास्ट रीडिंग की आदत अच्छी पड़ी हुई है, कई साल पहले से आदत डालने की कोशिश की थी। फास्ट रीडिंग से लाभ ये होता है कि आप एक तो सारांश देखने लगते हो चीज में, और ज्यादा पढ़ पाते हो, तो पढ़ने का तो शौक होना भी चाहिए। मैं भी सभी खासकर यंग ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने की आदत डालें, अच्छी आदत है। अश्विनी जी, चौपाल में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।